दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कुछ अनमोल कहानियों का एक हिस्सा, पूस की रात, विकास कुमार यादव के मुखारबिंद से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानियाँ। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मैं आपको बता दूं कि मुन्नी यहाँ किसान की बेटी है। पीछे फिरकर बोली, 3 रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हार का मतलब यहाँ ये है कि खेत की जो रक्षा करने के लिए रात में किसान जाते हैं। उससे कह दो, यानी कि सहना से कह दो कि फसल पर देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। उस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जारों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, यानी जो उसके नाम का झूठ करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हटी और आंखें तेतरती हुई बोली, कर चुका के दूसरा उपाय? जरा सुनू तो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात में देगा कंबल? ना जाने कितना बाकी है, जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आता। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसके राज में है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दी। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की ये खेती मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात, आकाश का तारे ठुठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं 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 कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जारा लगता है? कहता तो था घर में वाल पर लेट रह, तो यहाँ क्या करने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने परे परे दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तार लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ हिलाकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा,
कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। यानी कि आपको यहाँ से ये भी समझना है कि पूस में जो है यानी कि पछुआ हवा चलती है। फिर क्या हुआ, उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हो। यह खेती का मज़ा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जारा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल मजाल हैं जारे का गुजर जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करे, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जारा क्या होता है जाड़ा मन बदल जाता। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जारा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जारा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी गुठनियाँ पर रखे और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट पर। जारा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसकी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह अपनी गोद से लिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे कि उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। कर्तव्य जो है उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठ और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसे झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चले। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। गोली के टप्पों का मतलब कुछ दूर पे। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कोई जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में
सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने ऊँ करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंक मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू। जबरू उनके कुत्तों का नाम है। तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जा रहा था, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलावा में ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौह ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उसकी स्थिर प्रकाश में बगीचे की विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। अंधकार के उस अनंत सागर से यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। अगले क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है। जब्बर ने कूं कूं करके मानो अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना कराऊंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यानी कि ये बात जो है किसान कह रहा है। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर कोई बात ना थी। जबरा आग में गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो यह सही नहीं, ऊपर से कूदकर आओ। फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा को झोंका आने पर जरा आग उठती पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसके आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा कि नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डालो, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे तो कैसे धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दंदाया हुआ बैठा था।
इस जारे पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहज जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा को ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंक लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायों खेत के सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणीयता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रहा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैया लाने से क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ मंडैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की परी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो ये थी आपकी कहानी पूस की रात। मैं अपने मुखारबिन से सुना रहा था आपको पूस की रात कहानी। नमस्कार, मैं विकास कुमार। अगर कोई कहानी में कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं आगे से सुधार करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।